ये भाग प्रथम की समस्त छात्राओं का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारक। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनु के बारे में। मनु कौन है? मनु के बारे में कई लोग अलग अलग धारणाएं रखते हैं, लेकिन राजनीतिक वैज्ञानिकों का जो संबंध है वह है जो मनुस्मृति के रचयिता हैं। मनुस्मृति को हम मनु संहिता या मानव धर्मशास्त्र भी कहते हैं। मनु राजशास्त्री के साथ साथ धर्मशास्त्री भी, अर्थशास्त्री, विधि शास्त्री भी है। अब बात आती है कि मनुस्मृति कब लिखी गई। तो मनुस्मृति की रचना काल में कई मतभेद पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग विचारक जो हैं ये मानते हैं, जैसे कि जायसवाल के अनुसार ईसा से 200 वर्ष बाद मनुस्मृति को रचा गया। अब बात आती है कि मनुस्मृति की विषय सामग्री क्या है, मनुस्मृति में क्या क्या लिखा गया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मनुस्मृति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के उपाय बताता है। जिससे क्या होता है कि व्यक्ति को लौकिक और परलौकिक सुखों की प्राप्ति हो। मनुस्मृति में न्याय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, धर्म, परिवार, राज्य व्यवस्था के बारे में भी विस्तृत व्याख्या दी गई है। अब आता है कि मनुस्मृति जो है कई भागों में बटी हुई है, तो इसको हम मुख्य रूप से मानते हैं कि मनुस्मृति के 12 अध्याय हैं। 12 अध्याय के अंतर्गत अब हम देखते हैं तो इसमें कई विषयों के बारे में दिया है, जैसे कि हमने पूर्व में ऊपर पढ़ा कि इसमें न्याय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, परिवार, सबके बारे में इसमें दिया गया है। तो अब हम सबसे पहले मनु के सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि सामाजिक व्यवस्था 2 व्यवस्थाओं पर आधारित थी। 2 व्यवस्था कौन सी? एक तो वर्ण व्यवस्था और दूसरी है आश्रम व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, जैसा कि आप लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा हुआ होगा कि वर्ण हमारे समाज, भारतीय समाज में 4 वर्ण पाए जाते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन सभी का जो आधार था वो था जन्म नहीं वरन कर्म के आधार पर था। यह आवश्यक नहीं है कि जो ब्राह्मण का पुत्र है वो ब्राह्मण का कार्य ही करेगा, ब्राह्मण वर्ग में ही कहलाएगा। वर्ण वह जिस प्रकार के उसके कर्म होंगे उसके आधार पर वह उस वर्ण में माना जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो हर व्यक्ति जो है अपने कर्म के आधार पर उस वर्ण के अंतर्गत आता है और वह अपने उस कार्य को संपन्न करता है। इसी प्रकार दूसरी जो व्यवस्था है वो है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था भी पूरे जीवन काल को, मनुष्य के जीवन काल को 4 भागों में बांटा है और 4 भागों के आधार पर ही 4 आश्रम बताए गए हैं, जिससे कि एक व्यक्ति का पूरा जीवन जो है वो व्यवस्थित रह सके। इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो 4 आश्रम व्यवस्थाएं हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत क्या है कि व्यक्ति जो है 1 से 25 साल यानी वो 25 वर्ष की आयु तक वह केवल अध्ययन करेगा और अध्यापन करेगा और वह केवल अपना एक ब्रह्मचर्य का जीवन जिएगा। दूसरा जो इसके बाद है गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम के अंतर्गत व्यक्ति की शादी होगी, परिवार होगा और वह अपने संतानोत्पत्ति और अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम। अब व्यक्ति जो है 25 से 50 साल तक तो वह रहता है गृहस्थाश्रम में और 50 साल के बाद में 51 से 75 वर्ष की आयु तक वह वानप्रस्थ आश्रम में आएगा। अर्थात वह अपना परिवार से कुछ सांसारिक जो कर्तव्य हैं उससे वह कुछ समय निकाल कर वन की ओर गमन करेगा। वानप्रस्थ का मतलब है वन की ओर गमन करना। तो इस प्रकार क्या होगा कि व्यक्ति जो है कुछ समय निकाल कर वन में जाकर वह अपना कुछ ईश्वर का ध्यान करेगा। इसके बाद आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम से तात्पर्य है कि वह 76 से लेकर 100 वर्ष तक की आयु तक वह अपना सांसारिक मोह माया को छोड़कर, अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व को छोड़कर वह संन्यास में चला जाएगा और वह संन्यास ले लेगा तो वह वहीं पर पूरा जीवन जो है अपना जो 76 से लेकर 100 वर्ष तक वह वहाँ पर अपना ईश्वर का ध्यान करेगा और ईश्वर में
लीन होने की बात करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं, तो कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में भी आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो आपको इसके अंतर्गत क्या बताना है कि सामाजिक व्यवस्था हमारी वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था पर आधारित थी। अब सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे मुख्य जो भूमिका होती है स्त्री की, तो लेकिन अब हम देखते हैं मनु का जो स्त्री का स्थान दिया है, मनु ने समाज में स्त्री का जो स्थान दिया है वह पुरुष से निम्न स्तर का दिया है। और उसने कहा है कि स्त्री को कोई स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई क्योंकि उसके पास कोई क्षमता नहीं है, और वह पूरे जीवन काल में पहले जब अविवाहित है तो पिता के नियंत्रण में रहेगी, और जब उसका विवाह हो जाएगा तो पति के नियंत्रण में, और उसके बाद में वृद्धावस्था में वह पुत्र के नियंत्रण में रहेगी। तो पूरा जीवन वह किसी न किसी के नियंत्रण में रहेगी। क्यों? क्योंकि वह अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एक सामाजिक व्यवस्था। अब हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक विचार। मनुष्य का जो बात करते हैं, मनु ने राजनीतिक विचार दिए हैं। राजनीतिक विचार के अंतर्गत वह पहले सबसे पहली बात करता है राजा एवं राज्य की उत्पत्ति। राजा एवं राज्य की उत्पत्ति, वह इसमें राजा और राज्य में कोई भेद नहीं करता है, और इसके अंतर्गत वह एक व्यक्ति जो है वह कहता है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो दैवीय सिद्धांत के आधार पर हुई है, अर्थात कि दैवीय सिद्धांत को स्वीकार करा है, क्योंकि वहाँ पर मत्स्य की स्थिति थी, भयावह की स्थिति थी, और इस प्रकार रक्षा करने के लिए, जनता की रक्षा करने के लिए ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति की है, और राजा जो क्या है देवता के समान है। इस प्रकार राजा को उन्होंने देव का अंश माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा जो है वह दैवीय सिद्धांत है। अब जब हम दैवीय सिद्धांत की बात करते हैं तो हम दैवीय सिद्धांत क्या है, तो हम देखते हैं कि ये 2 प्रकार के, एक तो भारतीय काल में देखते हैं तो मनु और पाश्चात्य विद्वानों ने दोनों ने इस दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है। इसमें 4 मान्यताएं बताई गई हैं, जैसे कि राजा की नियुक्ति किसने दी है? ईश्वर ने की है। इसी प्रकार वह जो राजा है वो वंशानुगत होगा, उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि उसका जो चाहे वह योग्य हो या ना हो लेकिन वह वंशानुगत रहेगा। उसका बड़ा पुत्र, राजा का बड़ा पुत्र ही उसकी मृत्यु के बाद राजा बनेगा। फिर दूसरा है ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि वह किसी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने कर्तव्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? ईश्वर के प्रति है। फिर है राजा का जनता को कोई भी विरोध करने का अधिकार नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि पाश्चात्य और मनु के विचारों में क्या अंतर पाया जाता है। पाश्चात्य सिद्धांत राजा को निरंकुश बनाता है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता, लेकिन मनु ने ऐसा नहीं किया। मनु ने कहा है कि राजा निरंकुश अगर बनता है तो जनता को यह अधिकार है कि वह अपने राजा को बदल दे। तो इस प्रकार उसने कहा, मनु ने कहा है कि योग्य व्यक्ति ही राजा बन सकता है और जनता के प्रति वह उत्तरदायी होगा, लेकिन कुछ स्थितियों में उसका विरोध भी किया जा सकता है, क्योंकि राजा धर्म के अधीन है। तो इस प्रकार आलोचना करने का जो अधिकार है केवल द्विज वर्ग को दिया गया है। द्विज वर्ग जो है वह राजा की सत्ता को नैतिक और धार्मिक आधार पर उसे नियंत्रित कर सकता है। यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो राजा को पदमुक्त कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं राज्य का स्वरूप। राज्य का स्वरूप क्या है? मनु ने राज्य के निर्माण के लिए 7 अंगों की बात की है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सप्तांग राज्य। सप्तांग राज्य के अंतर्गत सबसे पहला है स्वामी या राजा, जो कि सर्वोच्च स्थान है, क्योंकि हर अंग जिसमें सावयवी स्थान बताया है, इसको सप्तांग राज्य को उसने कहा है सावयवी संबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार सबसे ऊपर स्थान है राजा का। राजा अपने समस्त कार्यों के लिए किस पर निर्भर करता है? मंत्री पर निर्भर करता है। तो दूसरा अंग क्या कहलाया? मंत्री, अमात्य। फिर तीसरा जो उसने बताया वो कहा कि पुर अथवा दुर्ग, क्योंकि जनता कहाँ रहेगी? राज्य में रहेगी। तो राज्य जो है 2 भागों में बटा हुआ है, पुर और राष्ट्र। पुर क्या है? राजधानी है जो कि सुरक्षित है और सुसंपन्न है। फिर है राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? राज्य जो इसको कई भागों में बांटा गया है, जैसे कि राज्य जो है ग्राम प्रधान है, राष्ट्र की इकाई जो है वो ग्राम होती है, तो एक ग्राम का जो अधिकारी जो है वो क्या कहलाएगा? प्रधान कहलाएगा। और इसी प्रकार 10 गांवों के समूह का एक होगा 10 ग्रामपति होगा, 20 ग्राम का तो 20 ग्रामपति होगा, 100 ग्राम का जो प्रधान होगा वो 100 ग्रामपति होगा। तो इस प्रकार इनका कर्तव्य होगा कि वह इसमें शांति एवं व्यवस्था बनाए रखे और गुप्तचरों के माध्यम से जनता के विचारों की पूरी जानकारी प्राप्त करे।
फिर आता है इसके बाद में पांचवा जो कारण है इसका दिखा वो है कोष। कोष क्या है? राजा द्वारा कर का निर्धारण, क्योंकि राजकोष ही एक दंड उसकी एक मेरुदंड होता है, क्योंकि राजकोष अगर पूरा भरा हुआ है तो उस राज्य में सुख एवं संपत्ति बनी रहती है। फिर बात आता है कि छठा जो अंग है वो है दंड। दंड दो रूप में है, सेना के रूप में और विधि के रूप में है। सेना के रूप में है तो उसमें शक्ति होगी, जैसे कि उसमें सेना जो है हाथी है, घोड़े हैं, नौसेना है, इनमें वृद्धि की जानी चाहिए। इससे क्या होगा? सेना के द्वारा वह अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। फिर है विधि के रूप में, तो विधि का क्या है? कानून बनाना। कानून के आधार पर ही वह जनता को भी नियंत्रित करता है और वह कानून का निर्माण करता है। सातवां अंग है मित्र। मित्र क्या है? जिसमें कि अंतर्राज्य संबंध है, मित्र राज्य हैं, शक्ति संतुलन बना रहे इसके लिए वह मित्र और शत्रु के उनमें मित्रों का निर्माण मित्रों के द्वारा करता है, राज्य को शक्ति का विकास करता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये सप्तांग राज्य है। अब आती है राज्य का कार्य क्षेत्र क्या है। राज्य के कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि तो कई कार्य बांटे जा सकते हैं। पहला है अनिवार्य कार्य। अनिवार्य कार्य के अंतर्गत आंतरिक शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, बाह्य आक्रमण से देश की रक्षा करना, न्यायिक कार्य यानी न्याय स्थापित करना, शक्तिशाली से कमजोरों की रक्षा करना, विवादों का निपटारा करना, मत्स्य न्याय से प्रजा की रक्षा करना। मत्स्य क्या है? कि जिसके अंतर्गत एक बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाती है, यानी शक्तिशाली जो है कमजोरों पर नियंत्रण करती है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि मत्स्य न्याय। फिर है समाज के संगठन एवं व्यवस्था की रक्षा करना। इसके अंतर्गत समाज जो है दो भागों में बटा हुआ है, जिस प्रकार हम कहें उसका आधार जो है वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था है, इसलिए वह उनकी व्यवस्थाओं का सुचारू रूप से संचालित होती रहें, इन पर नियंत्रण करता है, इनकी रक्षा करता है। फिर है जनितकारी कार्य। जनितकारी कार्य के अंतर्गत है कि इसमें कृषि एवं व्यापार की उन्नति बनी रहे, इसके लिए सिंचाई के साधनों का प्रबंध करना, यातायात के मार्गों का विस्तार करना, विद्यालयों, औषधालयों और धर्मशालाओं का निर्माण करना, ऐसा है, और संपत्ति की रक्षा करना, नाप तोल के बाटों तथा मूल्यों का नियंत्रण करना, समाज के कंटकों को दंडित करना, विद्वानों को सम्मान देना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। ये तो है जनितकारी कार्य। फिर है अंतर्राज्यीय कार्य। शक्तिशाली राज्य को निरंतर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करते रहना चाहिए और इसलिए कमजोर राज्यों से कर का निर्धारण, कर की वसूली करनी चाहिए। राज्यों के मध्य राजनीतिक व्यवहार और सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो ये तो है एक राजा के कार्य। अब आते हैं राजा संबंधी विचार कि राजा के संबंधी विचार क्या है। सबसे पहले है कि राजा के आवश्यक गुण। राजा कैसा होना चाहिए? राजर्षि होना चाहिए। तो राजर्षि होना चाहिए तो जितेंद्रिय होना चाहिए, सब इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए और न्यायिक होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए। तो ये सारी क्या है इसके अंतर्गत राजा से संबंधित विचार है। फिर है राजा की दिनचर्या। राजा की दिनचर्या क्या है कि वह प्रातःकाल उठे तो जनता की शिकायतों को सुनना और मंत्रियों से मंत्रणा करना, विवाद जो समस्याएं हैं उनका निवारण करना, जनता की शिकायतों को सुनना और अपना भेष बदल कर जनता के देश में भ्रमण करना। तो ये सारे किस में आएंगे? राजा की दिनचर्या। फिर है राजा के कर्तव्य। राजा के कर्तव्य ये हैं वह नैतिक एवं धार्मिक कर्तव्य, शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना, न्याय संबंधी कार्य, विभिन्न सहायकों की नियुक्ति करना, प्रजा पालन का कर्तव्य, राजकोष संबंधी की राजकोष का नियंत्रण करना, क्योंकि राजा जो है राजकोष का अध्यक्ष होता है, तो इसलिए उसके ये देखना है कि कितना कर आया, कितना राजकोष हमेशा भरा रहे, क्योंकि उसी से वह देश की रक्षा कर सकता है। दुर्गों का निर्माण करना एवं प्रबंध करना, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में दुर्गों में जनता को सुरक्षित बनाना और अंतर्राज्यीय नीति एवं युद्ध नीति का निर्धारण करना। तो ये तो क्या है राजा संबंधी विचार। तो आज हमने पढ़ा मनु के सामाजिक और राजनीतिक विचार।